Hello guys, how are you? Welcome to GeoMind. I hope all of you are doing amazing. So in today's video, I'm going to start a new topic that is optical mineralogy. Okay, so this is going to be the part first, and in subsequent part, I will finish the whole topic. Okay, so before starting, if you are new to the channel, please subscribe and share this video among your friends. Also, if you want the PDF of this lecture, you can join my Telegram group. I have given the link in the description below. Okay, so let's start. My name is Swapnil Singh Bist and let's start with optical mineralogy. So optical mineralogy के बारे में हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे आज, ठीक है, and then in subsequent videos we will discuss the more advanced topics. Okay, so first of all, let's define optical mineralogy. कि optical mineralogy होता क्या है? So optical mineralogy involves the study of interaction of minerals and light and the properties of minerals in thin section. तो यहाँ पे एक important बात ये है कि हम जो इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं और प्रॉपर्टीज, जो मिनरल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, वो थिन सेक्शन में करते हैं. बिकॉज क्योंकि अगर हमारे पास इन हैंड स्पेसिमेन है, ठीक है ना, एक बड़ा सा रॉक मास है या मिनरल का चंक है हमारे पास, तो उसमें क्या होता है कि लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, ओनली लाइट रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, तो हमें सिर्फ जो कलर प्रॉपर्टी दिखती है वो भी एक एक्चुअली ऑप्टिकल फिनोमेना है. लेकिन थिन सेक्शन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, थिन सेक्शन के जरिए लाइट मिनरल के अंदर पेनिट्रेट हो सकती है. ठीक है ना, एंड ड्यू टू दैट वी कैन स्टडी द इंटरेक्शन, डिफरेंट इंटरेक्शन दैट हैपन्स व्हेन लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मिनरल. अब बहुत सारे लोगों को पता होगा कि थिन सेक्शन होता क्या है, लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि व्हाट इज थिन सेक्शन, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. ठीक है, सो थिन सेक्शन एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास कोई सैंपल होता है जिसको हमने स्टडी करनी होती है माइक्रोस्कोप में, उसको हम वेरी थिन स्लाइसेस में काट देते हैं. ठीक है ना, और थिन कितना थिन होना चाहिए थिन सेक्शन होने के लिए? 30 माइक्रोमीटर की थिकनेस होनी चाहिए, राइट. सो यू हैव टू हैव 30 माइक्रोन स्लाइस इन ऑर्डर टू कॉल इट अ थिन सेक्शन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लाइस जो है ये 30 माइक्रोमीटर की है और ये माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे माउंट कर दी गई है. ठीक है, वैसे ही हम ग्रेन्स भी यूज करते हैं स्टडी करने के लिए, मिनरल ग्रेन्स. ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, हम रॉक को या मिनरल को क्रश कर देते हैं पाउडर में, और जो पाउडर के ग्रेन्स होते हैं उसको माउंट कर देते हैं. ठीक है ना, तो इन दोनों के डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे. तो थिन सेक्शन कैसे बनाया जाता है, हाउ थिन सेक्शन आर मेड, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. तो सबसे फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल मिनरलॉजी है तो ऑब्वियसली हम लाइट की बात करेंगे. सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू अ मटेरियल इट इज स्लो डाउन, राइट, बिकॉज in vacuum or air the speed of light is highest. So any material that is denser than air will slow down the light when it is transmitted through it. Okay, so which result in path of the light bending or refracting. तो ये फिनोमिना जो है इसके जरिए हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके. ठीक है, एक तो ये है कि इस फिनोमिना के जरिए हम लेंसेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं. तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या कॉमन रीडिंग जो ग्लासेस होते हैं वो इसी फिनोमिना पे काम करते हैं. ठीक है, एंड सेकेंड इज जब लाइट किसी मिनरल के थ्रू पास होती है तो हम जो अमाउंट ऑफ द लाइट विच इज स्लोड, ठीक है ना, हम उसको मेजर कर सकते हैं. ठीक है, एंड डिफरेंट मिनरल्स के लिए ये प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो अलग अलग कंपोजिशन के होंगे, अलग अलग सिमेट्री के होंगे. ठीक है, तो इट इज अ यूजफुल प्रॉपर्टी नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है ना, द स्लोनेस varies from one substance to another, right. So let's take an example. Let's say I have a quartz, ठीक है, and I have a diamond, right. हमें पता नहीं चल रहा है क्रूड फॉर्म में है दोनों की, भाई कौन सा डायमंड है कौन सा क्वार्ट्ज है. तो एक प्रॉपर्टी के जरिए हम इसे, वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जरिए भी हम इसे पहचान सकते हैं. सो सपोज आई हैव इंसिडेंट लाइट और हमें पता है कि क्वार्ट्ज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, 1.54 के आसपास होता है शायद, आप चेक कर लेना, और डायमंड का 2.5 के आसपास होता है. सो डायमंड इज मोर डेंसर, सो इट हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका मतलब क्या है कि लाइट ज़्यादा स्लो हो जाएगी इसके, जब इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी, कंपेयर टू दिस इसमें कम स्लो होगी. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंसेप्ट है उसको हम आगे लेके जाएंगे, आगे पढ़ेंगे. ठीक है, स्नेल्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी आप इतना
ब्रीफ में देख लीजिए कि मिनरल्स जो हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, ठीक है। अब कुछ मिनरल्स होते हैं जो थिन सेक्शन में होने के बावजूद भी लाइट को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन मिनरल्स को हम ओपेक मिनरल्स बोलते हैं, ओके। एंड ओपेक मिनरल्स आर यूजुअली दोज मिनरल्स which have metallic luster and which are ore minerals, okay, like gold. तो for these minerals transmitted light microscopy is of no use, ठीक है। तो उसके लिए हम रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, जो कि इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अभी ध्यान रखना है कि जो मेटालिक लस्टर वाले मिनरल्स होते हैं उनका कोई यूज नहीं है पेट्रोलॉजिक माइक्रोस्कोप में, तो उनको ओपेक मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। Let me erase this first so you can watch properly. So लाइट जो होती है हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, राइट। यानी कि उसका इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, ओके। तो अभी हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो लाइट की हैं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इंटरफेरेंस क्या होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बिकॉज ये बेसिक कंसेप्ट जानना ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, मैंने पिछली वीडियो में एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी, एक्सरे डिफ्रैक्शन की वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो वन ऑफ द जो मेथड है क्रिस्टल्स को आइडेंटिफाई करने का, एक वो है एक्सरे डिफ्रैक्शन, दूसरा है डायरेक्ट केमिकल एनालिसिस, ठीक है, एंड तीसरा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये तीन मेथड बहुत ही रिलायबल मेथड्स हैं, ठीक है, टू डिस्टिंग्विश एंड आइडेंटिफाई मिनरल्स। द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द मैनर दैट विजिबल लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द क्रिस्टल, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ is light transmitted through the crystal, ठीक है। thus are dependent on crystal structure, crystal symmetry and chemical composition of the mineral। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं कि लाइट कैसे ट्रांसमिट होगी किसी भी क्रिस्टल के अंदर। सो ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट मिनरल या क्रिस्टल्स, ठीक है, क्रिस्टल की अगर बात हो रही है तो हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, बिकॉज मिनरल की डेफिनेशन के लिए क्रिस्टल होना जरूरी है, मिनरल को क्रिस्टल होना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लाइट की बात करते हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट जो होती है वो यहाँ सिट करती है, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड के बीच। वाई विजिबल लाइट? बिकॉज हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। पेट्रोलॉजिक माइक्रोस्कोप यूज तो कर रहे हैं लेकिन ऑब्जर्व तो हम खुद अपनी आंखों से कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमें विजिबल लाइट की जरूरत तो है, इसीलिए हम विजिबल लाइट की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो स्पेक्ट्रम अल्ट्रावायलेट से लेके इंफ्रारेड बहुत ही बेसिक है। देन मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करें तो अगर हमारे पास सिंगल वेवलेंथ की लाइट है, ठीक है ना, सिंगल वेवलेंथ की लाइट है तो उसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। और ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विजिबल लाइट है, एक्स रेज है, गामा रेज है, उसके दो कंपोनेंट जरूर होते हैं, मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर एंड राइट एंगल टू द पाथ ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। देन लेट्स टॉक अबाउट सम constituents of waves. So since light behaves as a wave and a particle, ठीक है, दोनों थ्योरीज करेक्ट हैं लाइट के लिए। हम यहाँ पे वेव थ्योरी का यूज कर रहे हैं लाइट की, ठीक है ना। तो वेव क्या होती है, देखो वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन कंसेक्यूटिव वेव, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन या तो क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, सॉरी क्रस्ट, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, या इन्फ्लेक्शन जो पॉइंट है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ, तो उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। एम्पलीट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा वेव का, ठीक है, दिस इज द एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ पॉइंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। एंड स्पीड इज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो वेव फ्रंट की बात करते हैं तो वेव फ्रंट कुछ ऐसा होता है, वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है, सरफेसेस कनेक्टिंग इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ एडजेसेंट वेव्स, ठीक है। सो हियर इज द बंडल ऑफ वेव्स, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव।
तो यहाँ पे इक्विवेलेंट पॉइंट में जो सरफेस कनेक्ट कर रहा है उसको हम वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटरफेरेंस की। सो इंटरफेरेंस को समझने के लिए पहले हमें फेज को समझना पड़ेगा कि फेज होता क्या है। सो फेज रिफर्स टू वेदर अ वेव इज मूविंग अप और डाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। इफ टू वेव्स मूव अप एंड डाउन एट द सेम टाइम दे आर कॉल्ड इन फेज, इफ नॉट दे आर आउट ऑफ फेज। तो कहने का मतलब क्या है, अब अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, वन एंड सेकेंड, इफ दे आर मूविंग अप एंड डाउन यानी कि उनका क्रेस्ट मिल रहा है और ट्रफ मिल रहा है आपस में, तो उसको बोलेंगे इन फेज, ठीक है। और अगर उनका क्रेस्ट और ट्रफ आपस में नहीं मिल रहा है तो उनको बोलेंगे आउट ऑफ फेज, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, क्रेस्ट नहीं मिल रहा है क्रेस्ट के साथ, ठीक है, यहाँ पे ट्रफ मिल रहा है तो आउट ऑफ फेज हो जाएगा। यहाँ पे क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मिल रहा है, ट्रफ एंड ट्रफ मिल रहा है तो इन फेज हो जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, कंडीशंस होती हैं। तो इफ टू वेव्स वाइब्रेट इन सेम प्लेन एंड ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, अगर सेम प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है ना, अप एंड डाउन, suppose let me draw a plane here. Suppose I have this plane, ठीक है, इस प्लेन में वाइब्रेट कर रही है अप एंड डाउन, ओके, एंड पाथ डायरेक्शन इज दिस। तो इसमें अगर इसी प्लेन में और इसी पाथ डायरेक्शन में अगर दो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं तो वो इंटरफेयर करेंगी, ठीक है ना, आपस में इंटरफेयर करेंगी। तो द डिस्टेंस दैट वन वेव लैग्स बिहाइंड द अदर इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो कहने का मतलब क्या है, इस एग्जांपल से समझिए आप। सो हियर इज द सॉलिड, जो सॉलिड लाइन दिख रही है आपको ये वाली, ये ए वेव है, लेट्स कॉल इट ए वेव, और ये डॉटेड लाइन जो है इसको बोलते हैं हम बी वेव, ठीक है। तो वेव ए लैग्स वेव बी बाय रिटार्डेशन डेल्टा। तो ए, देखो अगर हम ओरिजिन से देखें इसको, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, तो यहां से देखें तो बी यहां से शुरू हो रही है और ए यहां से शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों जो ए लैग कर रही है बी से वो इस डिस्टेंस पे कर रही है जिसको हम डेल्टा कहेंगे, ठीक है ना, रिटार्डेशन बोलेंगे इसको। नाउ द हाइट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव होगी वो आर होगी, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेव कैसे आएगी इसको हम बोलेंगे, पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझते हैं। सो रिटार्डेशन कैन बी डिस्क्राइब आइदर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस इन नैनोमीटर्स, ठीक है, दैट वन वेव लैग्स द अनदर, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ भी हम नैनोमीटर में ही नापते हैं, तो इसको हम नैनोमीटर में भी, सॉरी लैम्डा में भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिटार्डेशन जो है, ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इन फेज होगा, ठीक है। अगर रिटार्डेशन जो है वो क्या है, नॉन इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है ना, आई प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, नॉन इंटीजर हो जाएगा ना, नॉन इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, तो वेव क्या हो जाएगी, आउट ऑफ फेज हो जाएंगी, ठीक है ना। इंटीजर क्या होता है, होल नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, और नॉन इंटीजर क्या होता है जब हम डेसिमल में किसी को लिखते हैं, जैसे 3.25 या एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। सो when the retardation is some intermediate value the light is partially in phase। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि हम partially in phase या partially destructive का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, और completely destruct भी हो सकती है वेव, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, अगर क्रस्ट एंड ट्रफ मिल रहे हैं आपस में तो वेव कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना, हमें रिजल्टेंट वेव बिल्कुल नहीं मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे पार्शियली क्या है, इन फेज में, ठीक है। तो पार्शियली इन फेज में यानी कि आप देख सकते हैं कि जो क्रस्ट है मिल तो रहा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली मिल रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, यानी कि वेवलेंथ की एनर्जी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यहाँ पे वेवलेंथ की जो रिजल्टेंट वेवलेंथ है उसके एम्पलीट्यूड क्या है, पार्शियली घट जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी जो होती है किसी भी रेडिएशन की वो क्या होती है, एच म्यू होती है, एच सी अपॉन लैम्डा होती है, ये सब बेसिक है, ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, ठीक है, ये भी बेसिक है। सो किसी भी मटेरियल का, यहाँ पे हम मिनरल की बात करते हैं, ठीक है ना,
किसी भी मिनरल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी भी मिनरल का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स वो होता है कि सपोज आई हैव अ मिनरल, ठीक है, और यहां से लाइट हमने इंसिडेंस डाली, ठीक है, सो दिस इज सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, लेट अज्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और यहां से फिर, ठीक है, मिनरल में लाइट आई और लेट्स कॉल इट स्पीड ऑफ लाइट इन मिनरल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिनरल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मिनरल, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। और आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज सिंस m कैन नेवर बी cm कैन नेवर बी ग्रेटर देन c, ठीक है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल कैन नेवर बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बिकॉज द फास्टेस्ट लाइट ट्रेवल्स इज इन वैक्यूम, ठीक है। Now this speed of light in material depends upon the density of a material, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। So due to this we have divided two classes material into two classes based upon how velocity of light of a particular wavelength varies in the material, ठीक है। अब डिफरेंट मटेरियल में क्या होता है, डिफरेंट तरीके से लाइट स्लो होती है। अब जैसे आइसोट्रोपिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, हमने आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक मटेरियल बनाते हैं। आइसोट्रोपिक में क्या होता है, इन दिस मटेरियल द वेलोसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन दैट द लाइट ट्रेवल्स, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक मटेरियल में क्या होता है, हर डायरेक्शन में क्या होता है, लाइट इक्वली स्लो होती है, सेम स्लो होती है, ठीक है। तो कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे एग्जांपल से समझाऊं, लेट्स से इफ आई हैव अ डायमंड, ठीक है, डायमंड है मेरे पास, तो अगर मैं यहाँ से लाइट उसे इंसिडेंट करता हूँ तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, यानी कि लाइट सेम तरीके से स्लो होगी। यहाँ पे भी आर आई सेम होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। तो किसी भी डायरेक्शन में मैं डालूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक के एग्जाम्पल क्या क्या है, एक तो वो मिनरल जो क्रिस्टलाइज होते हैं आइसोमेट्रिक सिस्टम में, ठीक है ना, यानी कि क्यूबिक सिस्टम में, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर सिमेट्री आर आइसोट्रोपिक बिकॉज क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड जो हाइट होती है वो सेम होती है, ठीक है। सो ड्यू टू दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। सिमिलरली ग्लास, गैसेस, मोस्ट लिक्विड एंड अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो क्यूबिक जो सिस्टम होता है वो होता है अपना आइसोट्रोपिक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख देना है, आइसोट्रोपिक। तो इसमें हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, ठीक है। दूसरा जो है अनआइसोट्रोपिक मिनरल, ठीक है। तो अनआइसोट्रोपिक मिनरल में होता क्या है कि अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। मटेरियल हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन दैट लाइट ट्रेवल्स और कॉल्ड anisotropic minerals. Now these type of material will have a range of refractive index between two extreme values for each wavelength, ठीक है। So anisotropic material can be further divided into two subclasses. तो anisotropic mineral जो है उनको हम अगेन दो सब क्लासेस में डिवाइड करते हैं, यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल, ठीक है। अब यूनिएक्सियल बाईएक्सियल में क्यों करते हैं इसको हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि यूनिएक्सियल में क्या होता है, एक ऑप्टिक एक्सिस होता है, ठीक है। बाईएक्सियल में क्या होता है, दो ऑप्टिक एक्सिस होते हैं। अब ये ऑप्टिक एक्सिस क्या होते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि एक ऑप्टिक एक्सिस होता है, दो ऑप्टिक एक्सिस होते हैं, ठीक है। और यूनिएक्सियल मिनरल में एक ऑप्टिक्स के अलावा दो एक्सट्रीम रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है, यानी कि दो डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करती है, एक में स्लो करती है, एक में कम स्लो करती है, ठीक है ना। वैसे बाईएक्सियल में थ्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं, ठीक है ना। तीन डायरेक्शन में लाइट क्या करती है, स्लो हो जाती है, लेकिन डिफरेंट तरीके से स्लो होती है। एक में कम स्लो होती है, एक में थोड़ा कम स्लो होती है और एक में बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स में, ठीक है। तो हमने ओपेक की बात कर दी, ठीक है, जैसे गोल्ड, कॉपर, पायराइट, पेरोटाइट, मैग्नेटाइट, इल्मेनाइट, ये सब क्या है, ऐसे और मिनरल्स हैं, तो ये ओपेक हैं।
अब नॉन ओपेक में आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक हमने देख लिया। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, जैसे जो आइसोमेट्रिक सिस्टम यानी कि क्यूबिक सिस्टम में जो क्रिस्टलाइज होते हैं मिनरल्स, गार्नेट, डायमंड, हैलाइट वगैरह। देन एनाइसोट्रॉपिक में हम बात करेंगे यूनिएक्सियल बाईएक्सियल की। अब ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल ये क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, जो यूनिएक्सियल मिनरल होता है, ठीक है, वो इन दो क्लासेस में क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है ना, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल। और बाईएक्सियल जो मिनरल होते हैं वो इन 3 क्लासेस में क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, सो आप इसको याद कर सकते हो जैसे टॉम इज बाय, टॉम इज बाय। ठीक है, पायराइट आप दे सकते हो। ठीक है, बिल्कुल डार्क है थिन सेक्शन में भी, तो हमें इसका कुछ फायदा नहीं है जब हम पेट्रोलॉजिक माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। So all isometric minerals, example garnet, are isotropic. They cannot reorient light. These minerals are always black in cross polars. All minerals are anisotropic. All other minerals are anisotropic. They are called capable of reorienting light. Reorienting light का मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट तरीके से लाइट स्लो होगी। ठीक है, ठीक है। अब तो ऑप्टिक एक्सिस को मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ऑप्टिक एक्सिस होता है क्या। देखो, यूनिएक्सियल मिनरल में एक ऑप्टिक एक्सिस होता है। ऑप्टिक एक्सिस वो होता है, वो स्पेशल डायरेक्शन होता है, ठीक है, जहां लाइट रीओरिएंट नहीं होती है। ठीक है ना, जहां पे लाइट मतलब डबल रिफ्रैक्शन नहीं करती है। तो अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा है तो आगे मैं अच्छे से समझा दूंगा, अभी आप इतना ध्यान रखें। अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की बात होती है, तो रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि जब लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, लाइट किसी भी जो मिनरल है या मटेरियल है वो अगर डेंसर है तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वो रेयर है तो वो डिफ्रैक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो सीधा स्नेल्स लॉ पे आते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमारा, सपोज इफ यू हैव अ इंसिडेंट रे I, then angle of reflection will be I also, ठीक है, and angle of refraction will have this relationship। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा एक जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से एन आई है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, हम उसे n1 मान लेते हैं, n1। दूसरे का n2 हम मान लेते हैं, ठीक है। सो n1 साइन आई, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू n2 साइन थीटा आर, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमारा क्या बन गया, स्नेल्स लॉ बन गया। ठीक है ना, और इसके जरिए हम रिलेट भी कर सकते हैं वेलोसिटी को भी। ठीक है ना, तो n1 हमें पता है कि n1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, n2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो इसके जरिए हम और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू c अपॉन c1 c अपॉन c2, राइट। ये कैंसिल हो जाएंगे तो c2 अपॉन c1। यहाँ पे c2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मिनरल या मटेरियल 2, ठीक है, ये वाला, एंड c1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मटेरियल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या v2 अपॉन v1 भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें क्या होता है, व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, तो n1 साइन आई सी इज इक्वल टू nr साइन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो सिंस 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 साइन आई सी कैन बी रिटन एज nr अपॉन ni या n2 अपॉन n1। ठीक है, दिस इज क्रिटिकल एंगल। ठीक है,
ये बेसिक मैथ्स है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आता है, बहुत बेसिक है। व्हाइट लाइट हमें पता है, ठीक है। अगर हम व्हाइट लाइट को एक ट्रायंगुलर प्रिज्म में मेड अप ऑफ ग्लास में क्या करते हैं, इंसिडेंस करते हैं, सो जो लाइट वापस जो हमें निकलेगी, ठीक है ना, वो वेव की ओर में निकलेगी, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन, वायलेट, ठीक है। रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये डिस्पर्शन है। कहने का मतलब ये है कि व्हाइट लाइट जो होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ से बनी हुई होती है, डिफरेंट कलर्स से बनी हुई होती है। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि जो हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे वो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एक नॉर्मल लाइट होती है ना, लाइट बीम होती है, वो वाइब्रेशन करती है। उसमें जो फोटॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं हर प्लेन में, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में, परपेंडिकुलर टू द वाइब्रेशन, परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है ना। सो लाइट बीम इज इक्वल टू न्यूमरस फोटोन ईच वाइब्रेटिंग इन अ डिफरेंट प्लेन। आप देख सकते हो एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तीसरा प्लेन है, ऐसे बहुत ही न्यूमरस प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना। एंड वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन। आप देख सकते हो ये परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन की, ठीक है ना, ये एरो जो दिख रही है, क्योंकि लाइट इस तरफ हमारी आंखों की तरफ प्रोपगेट कर रही है। तो इसको इसको हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस यार। ओके, तो पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, सिंगल प्लेन में अगर फोटॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। इसमें देख सकते हैं आप सिंगल प्लेन है, इसमें बहुत न्यूमरस प्लेन्स है। अब हम मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन की बात करते हैं कि किस किस मेथड से हम लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। पहला है, so in methods of polarization there are different methods such as selective absorption, double refraction, reflection and scattering. Okay, so we will look at these methods one by one. So two important methods are reflection, double refraction, okay, and then there are selective absorption. Scattering ज़्यादा important नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल लाइट हमें पता है वाइब्रेट्स इक्वल इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ ऑफ प्रोपगेशन इफ द लाइट इज कंस्ट्रेंट टू वाइब्रेट ओनली इन वन प्लेन, ठीक है, वी से दैट लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड, ठीक है। द डायरेक्शन दैट लाइट वाइब्रेट इज कॉल्ड वाइब्रेशन डायरेक्शन विच विल नाउ बी परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं कि अगर लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्शन करती है या रिफ्लेक्ट करती है किसी नॉन मेटालिक सरफेस से, सच एज ग्लास और पेंट, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ ग्लास, इसमें अनपोलराइज इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, जो हर प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। और रिमेंबर द वाइब्रेशन डायरेक्शन जो होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा लाइट के डायरेक्शन से, ठीक है। So an unpolarized beam of light vibrating in all direction perpendicular to its path strikes a surface and is reflected. The reflected beam will be polarized with vibration direction parallel to the reflecting surface, ठीक है। तो surface की parallel जो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो पोलराइज्ड लाइट होगी उसका वाइब्रेशन डायरेक्शन जो होगा वो सरफेस के पैरेलल होगा, ठीक है ना। लेट मी जस्ट मेक इट अ 3D सरफेस, ठीक है। तो इसमें जो वाइब्रेशन करेगा वो इसके पैरेलल होगा, ठीक है ना, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ब्रूस्टर एंगल, ठीक है ना। ब्रूस्टर एंगल भी इसी से रिलेटेड है। ब्रूस्टर एंगल में होता क्या है, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक अ स्मूथ सरफेस, ये हमने पढ़ लिया, the refracted light is not completely plane polarized unless the angle between reflected and refracted ray is 90 डिग्री, ठीक है। तो ब्रूस्टर एंगल वो होता है कि जिस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, जब तब इंसिडेंस एंगल को हम बोलेंगे ब्रूस्टर एंगल, ठीक है। तो ब्रूस्टर एंगल का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं I
प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, और ये यहाँ पे भी दे रखा है। ठीक है, n2/n1 इज इक्वल टू 10 थीटा बी, जब ब्रूस्टर एंगल ये है। ठीक है ना, तो ब्रूस्टर एंगल में क्या होगा, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी 90 डिग्री, तभी जाके जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन पोलराइज्ड हो पाएगी अच्छे से। ठीक है, कंप्लीटली। सो स्नेल्स लॉ के जरिए हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, आप भी। दूसरा है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर पोलराइजेशन विद पोलराइजिंग फिल्म। A variety of anisotropic minerals, among them tourmaline, has the property of strongly absorbing light vibrating in one direction. तो selective absorption में क्या होता है कि कुछ कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, मटेरियल ऐसे होते हैं जो लाइट को एक पर्टिकुलर प्लेन में कन्फाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, अनपोलराइज लाइट है। ठीक है, तो अब जो बाहर से वाइट लाइट निकलेगी वो इसी डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड प्लियोक्रोइज्म। ठीक है, तो एक सारी वेवलेंथ इसने एब्जॉर्व कर ली। ठीक है, सॉरी, सारी डायरेक्शन में जो फोटॉन्स वाइब्रेट कर रहे थे उसको एब्जॉर्व कर लिया और एक सिंगल प्लेन में कन्फाइन कर दिया। ठीक है, सो इफ दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रांगली एब्जॉर्बिंग लाइट, ठीक है, वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन एंड ट्रांसमिटिंग लाइट वाइब्रेटिंग एट राइट एंगल। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लियोक्रोइज्म। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, अनपोलराइज्ड लाइट इज स्ट्रांगली एब्जॉर्ब। ठीक है, और इसमें क्या होता है, unpolarized light is split into two rays when entering tourmaline. One ray is strongly absorbed and does not pass through. The other ray is not absorbed and retain its polarization after exiting the minerals. ठीक है, तो एक रे तो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब हो जाएगी और पास नहीं कर पाएगी, दूसरी क्या है, एक प्लेन में, पर्टिकुलर प्लेन में पोलराइज हो जाएगी और पास करेगी। ठीक है, ये सब मैंने विलियम डी नेस से ले रखा है, अगर आप चाहें तो उस बुक को चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो मिनरल हो गया और कुछ सब्सटेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो जिसको हम पोलराइज कहते हैं ना, पोलराइजर। आजकल क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें जो पोलराइजर एनालाइजर होता है वो एक फिल्म होती है। पहले क्या होता था, पहले क्रिस्टल्स यूज करते थे, निकोल प्रिज्म यूज करते थे। ठीक है, निकोल प्रिज्म क्या होता है उसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब क्या होता है, किसी भी माइक्रोस्कोप में पोलराइजिंग फिल्टर का यूज होता है ना। ठीक है, तो डिवाइस यूज्ड टू मेक पोलराइज्ड लाइट इन मॉडर्न माइक्रोस्कोप इज अ पोलराइड, a trade name for plastic film made by Polaroid Corporation. Polaroid consists of long chain of organic molecules that are aligned in one direction and placed in plastic sheet. ठीक है, तो प्लास्टिक शीट के ऊपर लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं हम। ठीक है, और वहां से they are placed close enough to form a closely spaced linear grid that allows the passage of light vibrating only in the same direction as the grid. ठीक है, so such device is called a polarizer. so एडविन लैंड जो थे, इन्होंने ओरिजिनल पोलराइजिंग फिल्म डेवलप की थी 1928 में। ठीक है, हर्पेटाइट एक स्ट्रांगली प्लियोक्रोइक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बनाया था। तो हम पोलराइजिंग शीट ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो पोलराइजिंग फिल्म होती है वो सब्सटेंशियली बेटर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं और डबल रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो डबल रिफ्रैक्शन भी एक तरीका होता है जिसके जरिए हम पोलराइज लाइट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एनिसोट्रोपिक मिनरल्स होना चाहिए, उसके लिए आइसोट्रोपिक मिनरल नहीं होना चाहिए, यानी कि यूनिएक्सियल और बाइएक्सियल मिनरल होना चाहिए। और जो मोस्ट कॉमन डबल रिफ्रैक्शन में जिस मिनरल का यूज होते हैं हम उसको बोलते हैं कैल्साइट,
कैल्साइट को हम निकोल प्रिज्म भी बना सकते हैं। निकोल प्रिज्म क्या होता है, देखो, निकोल प्रिज्म कंस्ट्रक्टेड बाय क्लियर कैल्साइट, ठीक है। तो फोटो दिखा देता हूँ, ये निकोल प्रिज्म होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो क्रिस्टल का, कैल्साइट का क्रिस्टल होता है वो डायगोनली कट करते हैं हम उसको, और उस कट करने के बाद उस जहाँ पे जो सरफेस होता है उस पे हम एक सीमेंट लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं कनाडा बाल्सम, ठीक है। तो कनाडा बाल्सम होता क्या है, एक सीमेंट होती है, लेट मी जस्ट, ओके। So Canada balsam is also called Canada turpentine, और balsam of fir is a turpentine made from the resin of balsam fir tree। तो एक ट्री से हम निकालते हैं इसको कनाडा बाल्सम को, ठीक है ना, और यहाँ बीच में हम बाल्सम लगा देते हैं। अब होता क्या है कि जो बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.537 होता है, ठीक है। तो इसका जूस क्या है अभी हम देखते हैं, देखो, इस ग्लूड बैक टुगेदर, कैल्साइट को हमने डायगोनल में काटा, वापस बाल्सम से हमने उसे जोड़ दिया, ठीक है। तो होता क्या है कि व्हेन लाइट एंटर्स द कैल्साइट इट इज स्प्लिट इनटू टू प्लेन पोलराइज्ड रेज, ओमेगा एंड एप्सिलॉन, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और एंड ओमेगा इज ऑर्डिनरी रे, ठीक है। तो मैंने इसलिए अभी बताया था कि आइसोट्रोपिक एनिसोट्रोपिक मिनरल में क्या होता है। आइसोट्रोपिक में क्या होता है, जो जो जब एंटर करती है लाइट क्रिस्टल के अंदर तो हर डायरेक्शन में सेम तरीके से स्लो होती है, लेकिन एनिसोट्रोपिक मिनरल जैसे कि कैल्साइट में क्या होता है, ये डिफरेंट तरीके से स्लो होगी, ठीक है ना। एक ऑर्डिनरी रे होगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होगी, ठीक है। सो विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी का कंसेप्ट फिर से आ गया, राइट। सो इसमें क्या है, डिफरेंट वेलोसिटीज दैट वाइब्रेट एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैल्साइट के अंदर दो रेस पोलराइज्ड हो गई, ठीक है, इंसिडेंट रे आने के बाद, ठीक है। एक पोलराइज्ड रे को हम बोलेंगे ओमेगा, जिसको हम ऑर्डिनरी रे भी बोलते हैं, और एप्सिलॉन जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। अब ये दो रेस क्या होते हैं, इन दोनों की वेलोसिटीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना, इनसाइड द क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन ईच कैन बी असाइंड अ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो डिफरेंट वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियसली जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उस रे का वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इट टर्न्स आउट दैट जो एक्सट्राऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो कम है कनाडा बाल्सम से, ठीक है ना। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कनाडा बाल्सम का है, और जो ओमेगा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है देन कनाडा बाल्सम, ठीक है। Now the cut through the crystal is oriented so that omega ray strikes the boundary between balsam cement and the calcite at greater than critical angle. Hence it is internally reflected and absorbed by the black paint on the side of the prism, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे अभी आगे। Now the E-ray, which is lower refractive index, is able to enter the balsam, so it is transmitted through the prism to emerge as a top plane polarized light। तो इसको हम निकोल प्रिज्म बोलते हैं। तो पहले माइक्रोस्कोप में यही यूज होते थे पोलराइज्ड लाइट के लिए, ठीक है ना। अब तो खैर ऑब्वियसली पोलराइज्ड फिल्म्स यूज होती हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, देखो, लाइट ये ऑर्डिनरी लाइट है, हमने डाला, अब इसमें क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, ये ओमेगा रे है, ठीक है ना, ये वाली, और ये है अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कनाडा बाल्सम से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है ना, इसकी स्पीड ज़्यादा है देन ओमेगा रे की स्पीड से, क्योंकि ओमेगा रे का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है कनाडा बाल्सम से, ठीक है। तो हम इस एंगल पे डालते हैं इसको कि ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है, तो यहाँ पे ओमेगा रे जो होती है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है।
और यहाँ पे ब्लैक पेंट लगा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रे ऑब्जर्व हो जाती है, ठीक है ना, ओमेगा रे इज ऑब्जर्व्ड, एब्जॉर्ब्ड सॉरी। और फिर हमारी जो सिंगल रे जो बचती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, वो यहाँ से प्लेन पोलराइज में निकल जाती है, ठीक है। और C इज हियर द ऑप्टिक एक्सिस, मतलब कहने का मतलब ये है जो हमारा कैल्साइट है वो यूनिएक्सियल होता है, ठीक है, यूनिएक्सियल, तो इसका सिंगल ऑप्टिक एक्सिस होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन में रे को डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेज स्प्लिट नहीं होगी, यानी डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि लाइट रिओरेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात रही डबल रिफ्रैक्शन की। अब फिर से यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दिस इज द ओ रे एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, ठीक है। तो अब हम टाइप ऑफ पोलराइजेशन देखते हैं कि अलग अलग पोलराइजेशन होते हैं। देखो अनपोलराइज्ड लाइट तो ये होगी, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट दिस वन, देन सर्कुलर पोलराइजेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, टू वेव विद इक्वल एम्पलीट्यूड वाइब्रेट एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वन वेव रिटार्डेड 1/4 वेवलेंथ, ठीक है ना, तो 1/4 लैम्डा इसमें, ठीक है, वन वेव इज 1/4 रिटार्डेड टू अदर, ठीक है ना। और डी एलिप्टिकल है, एलिप्टिकल में टू वेव्स वाइब्रेट एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वन वेव रिटार्डेड रिलेटिव टू द अदर बाय अदर देन, इसके अलावा जो भी वो नॉन इंटीजर नंबर होगा उसको हम रिटार्ड कर देंगे, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसे बनती है इसमें, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ज़रूरत है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आगे हम बात करेंगे पोलराइजेशन माइक्रोस्कोप की, ठीक है ना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।